नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायोरिटीज बेस्ड एमसीक्यूज, जिनको हम विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज मैं यहाँ लेके आया हूँ जिसमें आपको प्रायोरिटी चूज करना होता है। मतलब हम आज ये लर्न करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रायोरिटी को चूज किया जाता है, कैसे प्रायोरिटी वो बनता है किसी क्वेश्चन में कोई आंसर। तो उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लेरिफाई करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है वीडियो को जो है कंटिन्यू करें और अपनी प्रायोरिटी बेस को क्लियर करें, क्योंकि दिल्ली एम्स का जो एग्जाम होने वाला है नॉर्सेट 2020, उसके अंदर प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन जो है वो हर बार रहते हैं। तो प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन को क्लेरिफाई करने के लिए इस वीडियो को आप जरूर प्रीफर करें, तो डेफिनेटली जो है आप कुछ नया यहाँ पे लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, during the emergency insertion of a central venous line in a client diagnosed with hepatitis B, a nurse suffered a needle stick injury from the blood contaminated needle. The nurse goes directly to the hospital's occupational health services. Which immediate treatment should the nurse anticipate receiving? आप सेंट्रल लाइन लगा रहे थे, मरीज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकला, नीडल स्टिक इंजरी हो गई आपको, और आप सीधा हॉस्पिटल में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस जो डिपार्टमेंट बना हुआ था वहां पे आप पहुंच गए। अब ये प्रायोरिटी ये पूछा गया है कि जब भी हेपेटाइटिस बी के मरीज का निडल स्टिक इंजरी होता है तो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज होती है वो क्या इमीडिएटली ट्रीटमेंट आपको देते हैं, मतलब आप क्या एंटिसिपेट करते हैं, उनका प्रायोरिटी एक्शन क्या रहता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी होने पे हेल्थ वर्कर को वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आपको इसकी गाइडलाइन पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेपेटाइटिस बी बहुत ही जो है डरावना वायरल इन्फेक्शन है अपने बॉडी के लिए। So the option is administration of hepatitis B immunoglobulin and initiation of the hepatitis vaccine if the nurse has not been previously vaccinated. Administration of hepatitis B immunoglobulin, blood test for the presence of hepatitis B antigen and administration of hepatitis B immunoglobulin 1 week later, and blood test for the presence of hepatitis B antigen and treatment with hepatitis B immunoglobulin if the tests are positive. Which is the correct one? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन ने पूछा है कि जब रियलिस्टिक जो है एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस बी से तो आपका प्रायोरिटी वहां पे एक्शन क्या रहता है बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रति जो भी कमेटी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज की। बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो वहाँ पे यहाँ बताया है या जो भी असेस किया उन्होंने बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन के अंदर है। द करेक्ट आंसर इज ए आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। देखिएगा, जब भी निडल स्टिक इंजरी होती है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट है, उसमें अगर पेशेंट में पहली बात तो सीधा का सीधा हमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन तो देना ही देना है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है उसका इनिशिएशन करते हैं अगर पहले मरीज वैक्सीनेटेड नहीं है। 3 डोज लगती है वैक्सीन की, 0, 1 मंथ और 6 मंथ, ये 3 डोज लगती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन पहले और उसके बाद में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड नहीं है। सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन जो बी ऑप्शन में है वो नहीं देंगे, और सी और डी में टेस्ट करा के इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, और टेस्ट एक वीक बाद में टेस्ट करा के 1 वीक बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, और टेस्ट करा के पॉजिटिव आने पे ही देंगे। ये कंसेप्ट गलत है। इस तरीके से हेपेटाइटिस बी के एक्सपोजर को ट्रीट नहीं करते हैं। आपको सीधा कंसेप्ट याद रखना है कि जैसे ही हेपेटाइटिस बी से पेशेंट एक्सपोज हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड नहीं है तो वैक्सीन भी दोनों ही तुरंत लगाए जाते हैं और वैक्सीन की पूरी डोज दी जाती है। In us assessing that the pulse of a 2-year-old hospitalized toddler is 120 beat per minute, what should be the nurse priority based on this finding? इस फाइंडिंग के आधार पे क्या प्रायोरिटी रहेगा जब 120 बीट पर मिनट पल्स है? नोटिफाई द फिजिशियन, अप्लाई ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, डॉक्यूमेंट द टोडलर्स पल्स, और रीअसेस द टोडलर वाइटल साइन इन 15 मिनट्स। 15 मिनट बाद में उसको रीअसेस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। द नॉर्मल पल्स रेट फॉर टोडलर, वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब सही जा रहा है। नॉर्मल पल्स रेट फॉर टोडलर जो कि 2 साल का बच्चा है 80 टू 130 होती है। ये नॉर्मल पल्स रेट है टोडलर के लिए 80 टू 130, और आपका पल्स रेट यहाँ पे कितना है 120, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉर्मल कैटेगरी में।
तो इस पल्स को हम क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ना तो इसको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ना हमें ऑक्सीजन लगाना है, ना वाइटल को रीचेक करने की जरूरत है, ये पल्स एकदम नॉर्मल है, तो हमें ये क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। सी इज द करेक्ट वन। Next, a 3-year-old child on mechanical ventilation, which has been effective in treating oxygen problems secondary to hypovolemic shock. When developing the plan of care for this child, which nursing diagnosis should the nurse considered a priority at this time? क्या प्रायोरिटी वहां पे रहेगा? The option is impaired gas exchange, fear, risk for infection और risk for impaired skin integrity. मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है बच्चा, इफेक्टिव ट्रीटिंग कर रहे हैं हम ऑक्सीजन प्रॉब्लम को, और सेकेंडरी प्रॉब्लम है उसकी हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या डेवलप होने की संभावना है, क्या डेवलप करेंगे आप प्लान ऑफ केयर, कौन सा डायग्नोसिस जो है आप कंसिडर करेंगे प्रायोरिटी पे इस समय? गैस एक्सचेंज इंपेयर्ड हो जाएगा, फियर, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो सी जो आपके अंदर है। अगर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को हमने रोक दिया, ये डायग्नोसिस पहले होना चाहिए, प्रायोरिटी, मरीज रिस्क पे है और ये रोक देंगे अपन, तो इस मरीज के इस शॉक और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होने वाले नुकसान जो है इतने ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटिंग ऑक्सीजन प्रॉब्लम इफेक्टिवली, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फियर का कोई कंसेप्ट नहीं है और इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी इनिशियल प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है कि इस मरीज में इन्फेक्शन के रिस्क को क्या किया जाए, मिनिमम किया जाए। ये रिस्क की बहुत ज्यादा संभावना पे है पेशेंट, तो वी हैव टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर इन्फेक्शन। दिस इज द फर्स्ट एंड वन एंड ओनली इनिशियल नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोसिस जो कि इस मरीज के अंदर हमें कंसिडर्ड करना है। नेक्स्ट है ट्राइएज नर्स वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिसीविंग 4 एडमिशन, 4 एडमिशन आए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ट्राइएज नर्स है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटीज विच द नर्स शुड असेस द क्लाइंट, मतलब प्रायोरिटी के आधार पे कौन से क्लाइंट को आप सबसे पहले असेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। ट्राइएज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें प्रायोरिटी हमेशा एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के आधार पे लगती है। तो किसको पहले आप असेस करेंगे? फर्स्ट है 40 साल का एक ओल्ड है जिसको डायफोरेटिक एंड फीलिंग चेस्ट प्रेशर, डायफोरेटिक मतलब उसको स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा और चेस्ट प्रेशर फील कर रहा है। 18 साल का क्लाइंट है जो कि एंकल के अंदर उसका टूट गया है, एंकल ब्रोकन एंकल है। 35 ईयर का ओल्ड क्लाइंट है जिसको कट हो गया है हैंड एंड नाइफ से, और जब वो खाना बना रहा था चाकू से उसका हाथ कट हो गया। और 60 साल का ओल्ड है जो कि डिस्निक है, सांस में दिक्कत हो रही है एंड हैज स्वेलन लिप आफ्टर बीइंग स्टक बाय ए बी, मधुमक्खी के काटने से लिप स्वेलन और स्टक डिस्निक हो रहा है। 40 साल का जिसको पसीना हो रहा है और चेस्ट में प्रेशर फील हो रहा है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। 18 साल का मरीज है जिसका एंकल ब्रोकन हो गया है। 35 साल का आदमी जो खाना बना रहा था चाकू से कट लग गया हाथ पे। और 60 साल का आदमी जिसको सांस में दिक्कत हो रही है और लिप में स्वेलिंग आ गई है एक मधुमक्खी के काटने के बाद में। कौन सा प्रायोरिटी एक्शन रहेगा यहाँ पे? आप सबसे पहले किसको केयर देना प्रीफर करेंगे? सबसे पहले किसको केयर देना प्रीफर करेंगे? बहुत ही शानदार, सबसे अच्छा आंसर है। मैंने कहा था यहाँ पे क्या प्रायोरिटी रहेगी, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो सबसे पहले ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर है मरीज, जिसको मधुमक्खी ने काटी उसको सांस में दिक्कत हो रही है और स्वलन लिप है, डेफिनेटली एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो हमारा ये रहेगा 60 साल का आदमी जो कि डिस्निक हो रहा है। इसके बाद में अगर हमें प्रायोरिटी पूछी जाए तो दूसरा सर्कुलेशन को हम नंबर देते हैं एयरवे ब्रीदिंग के बाद में। तो सर्कुलेशन इसका गड़बड़ होगा क्योंकि इसको एमआई हो रहा है, ये जो साइन है ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। तो ये 40 साल का आदमी दूसरी प्रायोरिटी पे रहेगा। इसके अलावा तीसरी प्रायोरिटी हमारी रहेगी 18 साल का ये बच्चा है जिसको नी में नी का जो है ब्रोकन हुआ है। और चौथी प्रायोरिटी पे ये आदमी जिसको चाकू से खाना बनाते समय हाथ पे कट लग गया, जो लेस प्रायर में रहेगा। तो यहाँ पे तो हमें एक ही चूज करना है, तो डी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमें पूछा जाए तो ए और उसके बाद में बी और उसके बाद में सी। आपको समझना होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के थ्रू की क्या वास्तव में प्रायोरिटी है, क्या किस चीज को पहले रखा जाएगा और कौन सी चीजें बाद में रहेगी, है ना। आई थिंक आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि सारे क्वेश्चन जो है उसमें किस तरीके से प्रायोरिटी सेट किया जाता है। क्वेश्चन को ढंग से समझे, ऑप्शन को पढ़े, डेफिनेटली आप प्रायोरिटी को सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है नर्स आफ्टर एडमिटिंग ए क्लाइंट टू ए पोस्ट सर्जिकल यूनिट फॉलोइंग ए नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी के बाद में मरीज भर्ती हुआ है पोस्ट सर्जिकल यूनिट के अंदर।
क्लाइंट जो है वो बोल रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है ना, नोजिएटेड फील कर रहा है। नर्स नोट्स मिनिमल ड्रेन फ्रॉम दी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और जो एनजी ट्यूब लगी हुई है सीआरटीएस कंटिन्यू राइल्स ट्यूब सक्शनिंग, उसमें बहुत कम ड्रेनेज आया, बहुत लेस आया है। कौन सा एक्शन सबसे पहले नर्स लेगी, अगला एक्शन? दिस इज आल्सो ए प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन दी हुई है, नेफ्रेक्टमी के बाद में पोस्ट सर्जिकल मरीज है, एनजी ट्यूब नोजिएटेड फील कर रहा है, एनजी ट्यूब से ड्रेन कम आया है, तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा? फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे, एंटी एमेटिक मेडिकेशन जो कि क्लाइंट के चार्ट में लिखी हुई है वो लगा देंगे क्योंकि उसको नोजिया हो रहा है। पुल करेंगे एनजी ट्यूब को बाहर की तरफ 1 इंच और रिलीज करेंगे सक्शन को अगेंस्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक, एंड इरिगेट करेंगे एनजी ट्यूब को एंड चेक सी फॉर द फ्लूइड रिटर्न ड्रेनेज कलेक्शन कंटेनर। 4 तरह के यहाँ पे एक्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा एक्शन जो है आप एज ए प्रायोरिटी कि हम उस एनजी ट्यूब को इरिगेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि फ्लूइड रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इरिगेशन हमारी समय प्रायोरिटी पे है, डी हमेशा करेक्ट आंसर है। नोटिफाई करना पहली प्रायोरिटी नहीं है, एंटीएमेटिक लगाना पहली प्रायोरिटी नहीं है, और एनजी ट्यूब को थोड़ा पीछे की तरफ खींच के प्रेशर को रिलीज करना प्रायोरिटी नहीं है। पहले तो ये देखें कि ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है, अगर ट्यूब ब्लॉक नहीं है उसके बाद में ये बाकी के एक्शन लेंगे। लेकिन प्रायोरिटी की बात करें तो जब भी आपको एनजी ट्यूब मरीज नोजिएटेड फील हो रहा है, ड्रेन कम आया है, एनजी ट्यूब ब्लॉक को इंडिकेट करता है, और ब्लॉक को ठीक करने के लिए आपको वहां पे एनजी ट्यूब को इरिगेट करना होता है। द करेक्ट आंसर इज डी, इरिगेट द एनजी ट्यूब। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रायोरिटी बेस के आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि कई सारे लोगों की इनडायरेक्ट रूप से हम मदद कर सकते हैं। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत।